देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक कवर किया था दैट इज़ द कि गैल्वेनिक सेल को अगर हम एक ही कंटेनर में कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लास्ट क्लास में हमने किया था कि जिंक रॉड को अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दें तो यहाँ पर क्या रिएक्शन कंप्लीट होता है, क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं कि नहीं होते। तो हमारा आंसर था कि डेफिनेटली दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं एंड इट इज़ अ कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। तो प्रॉब्लम इस केस में क्या आ रही थी कि दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसी सरफेस पे हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहीं से जनरेट होते हैं और यहीं पर कंज्यूम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन दोनों प्रोसेसेस को हम दो अलग अलग कंपार्टमेंट में करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट तक ट्रैवल करना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं तो बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो करंट जनरेट होगा इस करंट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन बिटवीन द टू कंपार्टमेंट्स। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं जाते, यहीं पर ऑक्सीडेशन और यहीं रिडक्शन हो जाती, तो हम इस करंट को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं निकाल सकते थे। ओके, तो दिस पर्टिकुलर सेल इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अस। ये गैल्वेनिक सेल है बट हमारे लिए यूज़फुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, इस केस में हम क्या करते हैं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। तो जिंक रॉड ली हमने, ओके, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, राइट साइड कॉपर रॉड को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। तो दिस इज एनोड हाफ सेल एंड दिस साइड इट इज कैथोड हाफ सेल। ओके, तो देखिए एनोड हाफ सेल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है कि जिंक एटम जब आयनाइज होकर जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स इसके मेटल पे आ जाते हैं। अब देखिए साइमल्टेनियसली कॉपर वाले कंपार्टमेंट में कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस होंगे क्योंकि कॉपर सल्फेट जब आयनाइज होगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव जनरेट होंगे। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे, तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव इस तरह से इधर आएंगे और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस सरफेस पे कॉपर रिड्यूस होता रहेगा। तो कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स आए, अब अगर एक और जिंक आयनाइज होके जिंक 2 पॉजिटिव में आता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन दूसरे दो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे, रिपेल करके बाहर भेजेंगे। और यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए इस कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन मिल रही है और इस कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिल रही है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल होते बाहर जाते हैं और यहाँ से अट्रैक्ट होके, तो ये रिपल्शन और ये अट्रैक्शन मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिल रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुल मिल रहा है। तो ये पुश एंड पुल ये जॉइंटली जो फोर्स बनाते हैं उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF। तो दीज टू पुश एंड पुल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमने दोनों कंपार्टमेंट को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर दिया। अभी तक हमने इसमें साल्ट ब्रिज नहीं लगाया है। ओके, तो देखते हैं कि अगर हम साल्ट ब्रिज नहीं लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट करोगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे और कॉपर तक आ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट भी होगा और जब करंट होगा तो उससे ये बल्ब भी ग्लो करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि
लेफ्ट से राइट तक तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बट राइट कंपार्टमेंट से वापस लेफ्ट आने के लिए चार्ज के पास कोई पाथ नहीं बचा। और हमने इलेक्ट्रिसिटी में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि चार्ज जब भी ट्रेवल करता है किसी भी सर्किट में, करंट तभी होता है अगर देर इज़ अ कंप्लीट सर्किट, कि चार्ज के पास एक कंप्लीट सर्किट होना चाहिए कि यहाँ से चार्ज स्टार्ट करेगा, इस तरह से करंट जाएगा एंड फाइनली वापस, और यहाँ से जंप करके फिर। तो अगर मैं बोलता हूँ कि आप एक पीस वायर का लिए, यहाँ पर सपोज 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, तो क्या इस वायर में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा? तो डेफिनेटली नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सर्किट। तो अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट करते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता, तो करंट जस्ट जनरेट होगा एंड स्टॉप हो जाएगा। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वी नीड साल्ट ब्रिज। तो देखिए साल्ट ब्रिज क्या करता है, इस जिंक रॉड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो तो बाहर निकल गए, तो जिंक रॉड के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा, पर जितने जिंक 2 पॉजिटिव जनरेट हो रहे हैं ये इस कंपार्टमेंट को क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। देखिए अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो जिंक 2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा जो जनरेट हो रहे हैं वो सॉल्यूशन को पॉजिटिवली चार्ज बना रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज जो एक्सेस आ रहा है ये इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो इसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और वैसे ही यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव कम होते जा रहे हैं और सल्फेट आयंस उतने ही हैं, तो इट मीन्स इस सॉल्यूशन में नेट नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का जो बेस्ट मेथड है दैट इज़ टू इंट्रोड्यूस द ऑपोजिट चार्ज, कि हम कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस को अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस करें तो जो साइमल्टेनियसली एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते रहेंगे। तो नेगेटिव चार्ज हम इस कंपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज हम इस कंपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस पर्पस के लिए फर्स्ट पर्पस इज टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कि यहाँ पर जब ये नेगेटिव आएगा तो ये एक्सेस पॉजिटिव को बैलेंस करेगा, यहाँ जब ये पॉजिटिव जाएगा तो ये एक्सेस नेगेटिव को बैलेंस करेगा। तो इस तरह से दिस साल्ट ब्रिज इज ऑल्सो परफॉर्मिंग द जॉब ऑफ मेंटेनिंग द इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। ओके, तो इस तरह साल्ट ब्रिज लगाने के बाद सर्किट कंप्लीट हो जाता है एंड करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग। तो देखिए जिंक एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में, एंड दिस इज द नेट रिएक्शन। ओके, अब साल्ट ब्रिज में हम जो हमने KCl लिया है, ये KCl की जगह अगर हम कोई और इलेक्ट्रोलाइट लें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए जो भी आप साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस मीन्स कैटायंस और एनायंस की जो स्पीड है दैट शुड बी सेम, कि जिस स्पीड से एनायन इस तरफ मूव कर रहा है उसी स्पीड से कैटायन इस तरफ मूव करना चाहिए, ताकि दोनों कंपार्टमेंट्स में जो स्पीड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो सेम होनी चाहिए। अगर एक तरफ आयन जल्दी पहुंच गया दूसरी तरफ आयन नहीं पहुंचा है तो एक तरफ न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी साइड कंपैरेटिवली चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों साइड जो रेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है दैट शुड बी सेम। तो हम ऐसा ही कंपाउंड लेते हैं जिसके कैटायन और एनायन की मोबिलिटी यानी कि स्पीड ऑलमोस्ट बराबर हो, तो आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इसमें लेके यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ agar agar paste for being used in the salt bridge. तो now we will discuss the Daniell cell, और Daniell cell में किस तरह अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या वेरिएशन आती है, प्रोसेस कैसे गैल्वेनिक से इलेक्ट्रोलिटिक में कन्वर्ट होता है।
तो अब स्टार्ट करते हैं डेनियल सेल। देखिए डेनियल सेल इज़ अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। ओके, तो ये बेसिकली गैल्वेनिक सेल है। तो इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हो कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एंड हैज़ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव आर यूनिटी। इट मीन्स कि अगर आप जो सेल यूज़ कर रहे हो उसमें अगर कॉपर 2 पॉजिटिव को 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है और जिंक 2 पॉजिटिव का भी 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है, तो ये सेल आपको 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे जो ड्राई सेल्स यूज़ करते हैं, बैटरीज यूज़ करते हैं, तो हर बैटरी के ऊपर एक पोटेंशियल लिखा होता है कि कितना वोल्ट जनरेट कर रही है। तो ये सेल 1.1 वोल्ट जनरेट करता है व्हेन द कंसंट्रेशन आर यूनिटी। अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करोगे देन दिस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विल ऑल्सो चेंज। ओके, तो दैट वी विल स्टडी इन द नर्स्ट इक्वेशन कि कंसंट्रेशन का वोल्टेज से क्या रिलेशन है और क्यों है। ओके, तो हमने अब पढ़ लिया है कि जिंक सल्फेट एक एनोड कंपार्टमेंट होगा, एक कैथोड कंपार्टमेंट होगा और इस तरह से करंट फ्लो करेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है दैट इज़ 1.1 वोल्ट। अब देखिए अगर मैं एक्सटर्नल एक बैटरी अटैच करता हूँ, ओके, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ, कि ईएमएफ अगर सेल का लेफ्ट से राइट की तरफ है तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ जो उस ईएमएफ को कैंसिल करेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी सर्किट में सपोज दिस इज 5 वोल्ट, इसके साथ मैं एक ऑपोजिट बैटरी लगा देता हूँ 2 वोल्ट की, तो यहाँ पर नेट जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, क्योंकि दोनों ऑपोजिट लगे हैं। तो नेट ई जो आपका आएगा दैट विल बी 5 माइनस 2। तो वैसे ही अगर ये सेल 1.1 जनरेट कर रहा है और मैं इसके एक्सटर्नल अगेंस्ट एक बैटरी लगाता हूँ एंड ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर एक्सटर्नल वोल्टेज कम है 1.1 वोल्ट से तो रिएक्शन इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में चल रहा था, मीन इलेक्ट्रॉन्स जिंक वाली साइड से कॉपर वाली साइड पे चलते रहेंगे, करंट उसके ऑपोजिट आएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर और ये एक गैल्वेनिक सेल है, तो जिंक डिजॉल्व होता रहेगा एनोड पे और कॉपर रिड्यूस होके डिपॉजिट होता रहेगा कैथोड पे। अब अगर मैं एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज बढ़ा के 1.1 वोल्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर सपोज 5 वोल्ट है और यहाँ पर भी 5 वोल्ट हो गया, देन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया तो उसका मतलब होता है कि देयर विल बी नो करंट, क्योंकि करंट प्रोड्यूस करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है। क्लियर? तो अब यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 आ गई तो नो करंट एंड नो रिएक्शन। तो ना करंट इस तरफ मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, ना राइट टू लेफ्ट, देयर विल बी नो करंट एंड देयर विल बी नो रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल सेल। ओके, दिस वाज गैल्वेनिक। और अब अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज को 1.1 से बढ़ा देते हैं, इट इज़ ग्रेटर देन 1.1, कि 5 वोल्टेज आपका प्रोड्यूस हो रहा था और आपने यहाँ पर 6 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो ई क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब नेट ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया है, इट मीन्स अब प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। तो अब जिंक आयनाइज नहीं होगा, अब जिंक रिड्यूस होगा और कॉपर आयनाइज होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर से जिंक की तरफ चलेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा प्रोसेस। तो जिंक अब रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और कॉपर ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट होगा, और इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर? तो जस्ट गो थ्रू दीज इमेजेस के इन तीनों में देखिए ईएमएफ की डायरेक्शन किस तरह से शो की गई है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में लिया है, फिर जब करंट जीरो तो हमने ईएमएफ को जीरो पे कर दिया, क्योंकि जो आपका वोल्ट मीटर होता है उसमें सेंटर में जीरो होता है। ओके, तो इस तरफ रीडिंग होगी या इस तरफ रीडिंग होगी, तो ये सेंटर में आने का मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो है। और इस केस में देखिए इसकी
जो नीडल है वो लेफ्ट साइड में, इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है दैट इज रिवर्स्ड एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस. ओके, सो नाउ नोट इट डाउन क्विकली. तो अब डिस्कस करेंगे द फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज, हाफ सेल्स एंड द ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होता है. देखिए, साल्ट ब्रिज जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि इट कंप्लीट्स द सर्किट. सेकेंड थिंग, इट प्रिवेंट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस. क्योंकि सर्किट कंप्लीट करने के लिए अगर आप दो अलग अलग कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोड्स को रखते हो, इनको वायर से कनेक्ट करते हो, तब भी इनको कनेक्ट करने के लिए एक साल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है. तो साल्ट ब्रिज लगाने से फ़ायदा ये है कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट आपस में मिक्स नहीं होते. ये आप सेपरेट रख सकते हो और इसको भी सेपरेट रख सकते हो. तो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस. थर्ड, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. तो दोनों साइड ये ऑपोजिट चार्ज के आयंस जनरेट करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है. एंड इट ऑल्सो मिनिमाइजेज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. ओके, यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज अभी शायद आपको ये टर्म समझ नहीं आएगी कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है. बट यू जस्ट कीप इन योर माइंड कि इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड मिनिमाइजेज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. के जो लिक्विड्स हैं, जब एक इलेक्ट्रोलाइट को आप लिक्विड में डालते हो तो लिक्विड के जंक्शन पे, बाउंड्री पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है, ये उस पोटेंशियल को भी मिनिमाइज करता है. सेकेंड थिंग, हाफ सेल्स क्या होते हैं? टू प्रोड्यूस यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी द टू हाफ रिएक्शंस मस्ट बी मेड टू अकर इन सेपरेट कंटेनर्स और कंपार्टमेंट. कि जब हम रिएक्शन को एक ही सेल में कर रहे थे, एक ही कंपार्टमेंट में कर रहे थे, जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल के, तो रिएक्शन तो तब भी कंप्लीट हो रहा था, बट वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये सारी की सारी केमिकल एनर्जी यहीं पर वेस्ट हो जा रही थी. तो जब हम इसको दो कंपार्टमेंट में करते हैं, तो दो हाफ सेल लेते हैं, देन वी आर एबल टू प्रोड्यूस यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? टू हाफ सेल रिएक्शंस को दिस मस्ट बी मेड टू अकर इन सेपरेट कंटेनर्स और कंपार्टमेंट्स. थर्ड इज द सेल रिएक्शन. देखिए, सेल रिएक्शन क्या होता है कि एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही है और एक कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो रही है. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स को ऐड करके हमें मिलता है नेट सेल रिएक्शन. और जब भी आप नेट सेल रिएक्शन लिखते हो तो हमेशा मेक श्योर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर बैलेंस्ड. कि अगर कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू कॉपर सॉलिड. ओके, तो ये कैथोड हाफ सेल आ गया. तो एनोड हाफ सेल में क्या लिखेंगे हम? जिंक सॉलिड गिव्स यू जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जब भी आप नेट सेल रिएक्शन लिखते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होके कैंसिल होने चाहिए. और नेट रिएक्शन में
कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो यू मे हैव टू मल्टीप्लाई, कि इस इक्वेशन को इस पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। तो यू ऑलवेज नीड टू बैलेंस दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दे गेट कैंसल्ड इन द एडिशन ऑफ द कैथोड एंड एनोड। तो दिस इज योर net cell reaction. Okay, so note it down quickly and then we'll see what is the EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सेल्स को जब हम डिस्क्राइब करते हैं किस तरह से सेल नोटेशंस लिखी जाती हैं। तो अब देखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर और नोटेशंस कैसे लिखी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल लिखने के बाद दो वर्टिकल लाइंस, दीज रिप्रेजेंट द साल्ट ब्रिज, और साल्ट ब्रिज के राइट साइड पे हम लिखते हैं कैथोड हाफ सेल। तो एक कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटर में दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, दिस इज द साल्ट ब्रिज। उसके लेफ्ट साइड पे एनोड हाफ सेल को लिखते हैं और राइट साइड पे कैथोड हाफ सेल को। ओके, तो देखिए एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आपको रिएक्शन दिया है कि Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू आयरन सॉलिड। तो ये रिएक्शन रिडक्शन है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो ये रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन का मतलब ये कैथोड हाफ सेल है। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, साल्ट ब्रिज के राइट साइड पे। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास सेल कंप्लीट हो। हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन अगर सिर्फ एनोड हाफ सेल दिया है तो उसको लिख के उसके आगे साल्ट ब्रिज लगा दो। ओके, नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज जब सेल कंप्लीट ही नहीं है तो साल्ट ब्रिज लगाने का कोई पर्पज़ नहीं है। ओके, बट अगर हमें इस पर्टिकुलर कैथोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना हो कि साल्ट ब्रिज के साइड में किस तरह से आएगा, तो ये साल्ट ब्रिज के राइट साइड में आएगा क्योंकि कैथोड हाफ सेल है। तो देखिए Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है आयरन में। ओके, तो अगर हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव, साथ में डिफाइन करेंगे कि ये एक्वस है या क्या है। ओके, तो ये एक्वस फॉर्म में है। उसके बाद एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, देन आयरन सॉलिड। तो देखिए यहाँ पर हमने ऐसे क्यों लिखा, अगर हम इसको लिखते साल्ट ब्रिज आयरन सॉलिड देन Fe2 पॉजिटिव एक्वस, तो क्या गलती होती। और अगर हम लिखते साल्ट ब्रिज Fe2 पॉजिटिव एक्वस कॉमा Fe सॉलिड, तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि साल्ट ब्रिज के बाद हमें एक फ्लो मेंटेन करना है कि जो रिडक्शन हो रही है वो यहाँ से यहाँ हो रही है। ओके, तो जो पाथ है दैट इज़ फ्रॉम Fe2 पॉजिटिव टू आयरन। अगर आप Fe2 पॉजिटिव को पहले लिखते हो फिर आयरन को बाद में लिखते हो तो ये एक समझ आ रहा है कि 2 पॉजिटिव इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू Fe। अगर हम इस तरह से लिखते हैं, आयरन को पहले लिखोगे तो उसका मतलब हुआ कि आयरन कन्वर्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में। तो आयरन अगर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। ओके, और ऑक्सीडेशन दिखा रहा है तो ये एनोड हाफ सेल होना चाहिए, तो ये साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में आना चाहिए। तो किस आयन को पहले लिखते हैं और किसको बाद में लिखेंगे, ये बेसिकली उस हाफ सेल रिएक्शन को डिफाइन करता है। तो जब भी
टू पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो जो चीज़ कन्वर्ट हो रही है वो पहले लिखी जाती है और जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो हमेशा उसके बाद आता है। तो इट इज़ अ सिंपल फ्लो काइंड ऑफ नोटेशन। ओके, अब देखिए ये जो बीच में हमने एक वर्टिकल लाइन लगाई है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये द इंटरफेस अक्रॉस विच अ पोटेंशियल डेवलप्स इज डिनोटेड बाय इधर अ सिंगल वर्टिकल लाइन और अ सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल, जब एक सॉलिड सरफेस होगा और एक लिक्विड सरफेस होगा तो दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो आप एक चीज़ याद रखो कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये बेसिकली दो फेजेस को सेपरेट करती है कि एक्वस फेज डिफरेंट है, सॉलिड फेज डिफरेंट है। तो जब भी आप एक्वस और सॉलिड को लिख रहे हो तो अलग लिखेंगे। ओके, सॉलिड और गैस लिख रहे हैं तब भी हम अलग लिखेंगे। तो जब भी दो डिफरेंट फेज आते हैं तो दोनों के बीच में उसको इंटरफेस को मार्क करते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल वर्टिकल लाइन और अ सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल, कॉपर सल्फेट 1 मोलर, देखिए इट इज़ सॉलिड, इट इज़ मेटल, और कॉपर सल्फेट क्या एक्व सॉल्यूशन है, तो दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन दी है क्योंकि ये सॉलिड है और ये एक्वस है। तो वर्टिकल लाइन की जगह यहाँ पर सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को इस तरह से लिखते हैं, इट मीन्स Fe2 पॉजिटिव एक्वस और आयरन के बीच में कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं हो रहा है या उनके फेजेस डिफरेंट नहीं है, तो इट इज़ रॉन्ग बिकॉज ये एक्वस फेज है, ये सॉलिड फेज है, तो दोनों के बीच में या तो सेमीकोलन लगेगा या वर्टिकल लाइन। ओके, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेकंड में क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम में, तो सिंपल साल्ट ब्रिज के राइट साइड में क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस है तो कैथोड हाफ सेल आएगा, तो Mg2 पॉजिटिव, फिर डिफाइन करेंगे हमें एक्वस है, और अगर इसकी कंसंट्रेशन गिवन है तो यहाँ पर एक्वस के साथ कंसंट्रेशन भी लिखनी है, देन सिंगल वर्टिकल लाइन और सेमीकोलन, देन मैग्नीशियम सॉलिड। अब देखिए थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्रोमियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट इज़ अ रिडक्शन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है प्रोसेस में, तो ये साल्ट ब्रिज के राइट साइड में आएगा। तो पहले क्या लिखेंगे हम, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो रहा है 2 पॉजिटिव में, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव पहले आएगा एक्वस। अब हम कॉमा लगाएंगे या वर्टिकल लाइन लगाएंगे, क्रोमियम 3 पॉजिटिव और क्रोमियम 2 पॉजिटिव क्या दोनों सेम फेज में है या डिफरेंट फेज में है, क्या होगा? ऑब्वियसली दोनों सेम फेज में होंगे बिकॉज दोनों आयंस हैं, तो आयंस हमेशा सॉल्यूशन में रहेंगे, सॉल्यूशन का एक ही फेज होता है, तो ये भी एक्वस होगा और क्रोमियम 2 पॉजिटिव भी एक्वस है। तो एक ही फेज में अगर दो या दो से ज़्यादा आयंस हैं तो उनको लिखते हैं हम बाय यूजिंग कॉमा इन बिटवीन। ओके, बट स्टिल लिखने का जो ऑर्डर है दैट इज क्रोमियम 3 पॉजिटिव पहले आएगा और 2 पॉजिटिव बाद में आएगा, बिकॉज दिस डोनेट, ये क्या शो कर रहा है कि 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिडक्शन है, और रिडक्शन है इसीलिए इसको हमने साल्ट ब्रिज के राइट साइड में लिखा हुआ है। ओके, बट क्या ये हाफ सेल नोटेशन कंप्लीट है? 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में तो कन्वर्ट हो रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन जो गेन होगा ये कहाँ होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किस पे होती है? इलेक्ट्रोड पे। और इलेक्ट्रोड क्या होता है? इट इज़ एनी सरफेस दैट इज़ यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन गेन तो करेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन होगा किस पे? इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी मेटल पे होगा। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव भी मेटल नहीं है, ये भी आयन है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव भी आयन है, तो यहाँ हमने इलेक्ट्रोड तो डिफाइन नहीं किया। इस केस में क्या है, आयरन के केस में आयरन सॉलिड है तो ये एज इलेक्ट्रोड काम कर सकता है, मैग्नीशियम भी एक सॉलिड है तो ये भी एज इलेक्ट्रोड काम कर सकता है, बट इस केस में तो दोनों आयंस है तो हमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर फेस बाउंड्री लगाई बिकॉज ये सॉलिड और ये एक्वस है, और इनर्ट इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रोड ऐसा होना चाहिए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, रिएक्शन के साथ इंटरफेयर ना करे, जस्ट इस रिडक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करें। ओके,
तो जब भी आपको सिर्फ आयंस दिए हो तो आपने एक इनर्ट इलेक्ट्रोड साथ में खुद लिख देना है, और अगर ऑलरेडी सॉलिड जनरेट हो रहा है तो वो सॉलिड एज अ इलेक्ट्रोड काम करेगा। तो दिस सेल स्ट्रक्चर एंड नोटेशन इज क्लियर। ओके, तो देखिए अब ई सेल की बात करते हैं हम। तो ईएमएफ क्या होता है? इट इज़ द ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, क्योंकि कंप्लीट सेल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रही है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल को बोलते हैं हम ई सेल, या इसको बोलते हैं हम राइट साइड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लेफ्ट साइड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो राइट साइड आती है कैथोड, तो कैथोड का अगर आपको ई रिडक्शन दिया हुआ है और एनोड का भी आपको ई रिडक्शन दिया है, तो राइट माइनस लेफ्ट, तो वो भी आ जाएगा। बिकॉज देखिए ई ऑक्सीडेशन इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ ई रिडक्शन। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.44 है तो रिडक्शन माइनस 0.44 हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन को अगर हमने रिडक्शन में लिखना हो तो माइनस हो जाएगा ये, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, दिस रिडक्शन माइनस दिस रिडक्शन, तो राइट माइनस लेफ्ट आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल आपको दिया गया है तो इस सेल में क्या होगा, दिस इज द साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज के राइट साइड में दिस इज द कैथोड हाफ सेल, दिस वन इज द एनोड हाफ सेल। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव में, फेस बाउंड्री हमने डिफाइन की है, और यहाँ पर सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है, आई मीन Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर मेटल में। तो यहाँ पर भी मेटल है, इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी मेटल है, इलेक्ट्रोड है। ओके, तो ई सेल क्या होगा, ई सेल विल बी ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और ई राइट में क्या है, ई राइट को लिख सकते हैं हम, राइट का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे डिनोट करेंगे, Ag पॉजिटिव स्लैश Ag, इट मीन्स ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप उसको उल्टा लिखोगे Ag स्लैश Ag पॉजिटिव, तो मतलब होगा ऑक्सीडेशन हो रही है, और इसका मतलब है रिडक्शन हो रही है। तो राइट साइड का रिडक्शन माइनस लेफ्ट साइड का रिडक्शन। तो लेफ्ट साइड में अभी तो ऑक्सीडेशन हो रही है, बट अगर रिडक्शन होगी तो क्या होगा, अगर रिडक्शन होगी तो उल्टा हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट होगा कॉपर में। तो Ag पॉजिटिव इन गिव्स यू Ag, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, दिस, ये दो वैल्यूज पुट करके हमारा ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम ई सेल कैलकुलेट करते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और दोनों रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं। ओके, सो नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, write the half cells and the net cell reaction for this particular cell. You have 1 minute of time. Okay, write down both the cathode half cell, anode half cell, and the net cell reaction. ओके, तो कैथोड का मतलब हो गया, दिस वन इज द कैथोड एंड दिस वन इज द एनोड। तो कैथोड में क्या हो रहा है, टिन 4 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है टिन 2 पॉजिटिव में, तो हम लिखते हैं Sn4 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी जाके कन्वर्ट होगा Sn2 पॉजिटिव में। ओके, और एनोड पे क्या हो रहा है, आयरन कन्वर्ट हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में। तो आयरन अगर Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा। अब अगर कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, एनोड में 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में बैलेंस नहीं है। तो जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं होंगे तब तक हम नेट सेल रिएक्शन नहीं लिख सकते।
बिकॉज नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इक्वेशंस आ जाएंगी 3SN4 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 3SN2 पॉजिटिव एंड 2 आयरन सॉलिड गिव्स यू 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे एंड नेट सेल रिएक्शन विल बी 3SN4 पॉजिटिव प्लस 2 आयरन गिव्स यू 3SN2 पॉजिटिव प्लस 2Fe3 पॉजिटिव। ओके, और अगर इसके लिए ई सेल निकालना हो तो ई सेल क्या आ जाएगा, ई राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट में क्या है SN4 पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है 2 पॉजिटिव में, माइनस लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रही है, पर हमें क्या लिखना है यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन उल्टा हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव गिव्स यू Fe, तो दिस इज द ई सेल। ओके, so now you can understand the cell notations and the cell structures, और उनके लिए कैसे हाफ सेल रिएक्शन लिखने हैं और हाफ सेल रिएक्शन से किस तरह से नेट सेल रिएक्शन लिखना है। now note it down। ओके, अब 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, द क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड हाफ सेल रिएक्शन एट द नेट सेल रिएक्शन। ओके, सो विल स्टार्ट टुगेदर। ओके, आप भी सॉल्व करिए। तो फर्स्ट केस में दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड, तो एनोड से स्टार्ट करते हैं। तो एनोड पे रिएक्शन क्या जाएगा, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऑलवेज राइट, यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर एक्वस, एंड कैथोड पे आ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे एंड विल गेट मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स यू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये 2 आगे इसके हाफ सेल एंड दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। अब यहाँ पर एनोड के लिए क्रोमियम 3 पॉजिटिव में जा रहा है और कैथोड पे लेड 2 पॉजिटिव से लेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो एनोड में क्रोमियम सॉलिड गिव्स यू Cr3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे Pb2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू लेड सॉलिड। अब यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली ये बैलेंस नहीं होंगे। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ओके, एंड देन यू कैन ऐड द 2 इक्वेशंस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट द नेट सेल रिएक्शन। क्लियर?
Okay, so now we have a question. What happens if we connect two half cells by a wire only and no salt bridge is used? देखिए, इस केस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हम साल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं करते हैं तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो मोमेंटेरीली चार्ज फ्लो करेगा, ओके, बिकॉज एक इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे और वहाँ से वो दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, बट सर्किट आगे कंप्लीट नहीं है, तो दिस करंट विल स्टॉप. तो एक मोमेंटरी करंट आएगा एंड आफ्टर दैट इट विल स्टॉप. इट विल नॉट फंक्शन एज अ सेल. ओके ओके, तो अब देखते हैं ईएमएफ और सेल पोटेंशियल. तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि ईएमएफ क्या होता है. ईएमएफ इज द ड्राइविंग फोर्स और द इलेक्ट्रिकल प्रेशर. ठीक है, तो आप इसको ड्राइविंग फोर्स भी बोल सकते हैं और आप इसको इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोल सकते हैं. प्रेशर मीन्स कि एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर जनरेट होता है जिस प्रेशर की वजह से चार्ज सिस्टम में फ्लो करता है. ओके, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is the force that is responsible for the motion of the electrons. Okay, so it is the driving force or the electrical pressure that sends the electrons through the circuit. तो electrons को circuit में flow करवाने के लिए जो force responsible है that is called EMF और E cell. Okay, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि this is also the potential difference between the two electrodes of the galvanic cell. तो ई सेल इज़ बेसिकली ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, बट IUPAC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना है. ओके, तो अगर ऑक्सीडेशन को लिखता हूँ मैं, तो ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ ई रिडक्शन. ओके, तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होगी और कैथोड पे होगी रिडक्शन. तो एनोड की ऑक्सीडेशन को हम नेगेटिव ऑफ ई रिडक्शन लिख सकते हैं. तो ये अगर रीअरेंज करेंगे इसको तो कैसा आएगा, कैथोड का ई रिडक्शन माइनस एनोड का ई रिडक्शन. तो कैथोड हमेशा राइट पे लिखा जाता है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल. तो यहाँ जो आपने राइट माइनस लेफ्ट लेना है, इसमें सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू लेनी है. ओके, तो साल्ट ब्रिज के लेफ्ट में एनोड है, राइट में कैथोड है. तो इसके लिए अगर हम ई सेल लिखते हैं तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो राइट में E2 है वैल्यू और लेफ्ट में E1 है, एंड दीज टू आर बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल्स. अब देखिए, फॉर एग्जांपल द रिएक्शन इज गिवन एज कॉपर सॉलिड प्लस 2 सिल्वर पॉजिटिव एक्वस गिव्स यू कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 सिल्वर सॉलिड. ओके, तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है. देखिए, कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव में, दिस इज द ऑक्सीडेशन, एंड सिल्वर पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है सिल्वर मेटल में, दिस इज द रिडक्शन. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन हो रही है तो 2 सिल्वर पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2 सिल्वर, और एनोड पे कॉपर सॉलिड गिव्स यू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द केसेस आर 2. तो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट द फाइनल इक्वेशन और द नेट सेल रिएक्शन जो हमें मिलता है दैट विल बी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके लिए अगर हमने ई सेल लिखना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं. ई सेल इज बेसिकली ई राइट माइनस ई लेफ्ट. तो राइट में कौन सा पार्ट है, राइट में कैथोड होता है. ओके, तो कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा. देखिए, कैथोड पे क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर पॉजिटिव और सिल्वर है, तो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा सिल्वर पॉजिटिव सिल्वर में रिड्यूस हो रहा है, तो ई Ag पॉजिटिव टू Ag माइनस लेफ्ट में आएगा एनोड. तो एनोड में तो ऑक्सीडेशन हो रही है, बट उसके लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है बिकॉज यहाँ पर जो लेफ्ट में है ये रिडक्शन पोटेंशियल है. तो कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कॉपर किससे रिड्यूस होता है 2 पॉजिटिव से कॉपर में, तो रिडक्शन पोटेंशियल में 2 पॉजिटिव से कॉपर. तो ऑलवेज रिमेंबर कि आयन पहले कैटायन पहले होगा
तो कैटायन कन्वर्ट हो रहा है मेटल में, तो ये बेसिकली रिडक्शन है। तो ये जो पोटेंशियल है ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और यहाँ पर भी आयन कैटायन जो है वो मेटल में रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी जो पोटेंशियल है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो दिस इज हाउ वी डिनोट द ई सेल। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड एंड बोथ आर द रिडक्शन पोटेंशियल्स। ओके, नोट इट डाउन क्विकली। तो अब स्टार्ट करते हैं द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि हमने ये तो पढ़ लिया कि जिंक की रॉड या किसी भी मेटल की रॉड को अगर आप इसी इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं तो उससे क्या होता है, दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा। तो इस केस में हमने देखा है कि जिंक कन्वर्ट होता है जिंक 2 पॉजिटिव में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं मेटल के ऊपर और इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड जिंक 2 पॉजिटिव आयंस। ओके, तो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट की बाउंड्री पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मेटल पे पोटेंशियल कुछ और है, इलेक्ट्रोलाइट में पोटेंशियल कुछ और है। तो इन दोनों के बाउंड्री पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस हाफ सेल, क्योंकि ये एक हाफ सेल है। तो एक हाफ सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रोलाइट और मेटल की बाउंड्री इंटरफेस पे। ओके, तो बोलते हैं द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। देखिए ऐसा क्यों होता है। अब अगर मैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करता हूँ कि किसी सर्किट में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओके, तो दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो मैंने एक पीस लिया है ये किसी बड़े सर्किट का पार्ट है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। तो मैं ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूँ लैब में। ओके, नॉर्मली तो आप बोलेंगे कि अगर ये रेजिस्टेंस आर है और आई करंट फ्लो कर रहा है तो दिस इज ड्रॉप ऑफ आई आर। बट अगर लैब में मुझे ये कैलकुलेट करना है तो आई विल यूज़ वोल्ट मीटर। तो मैं एक वोल्ट मीटर लूँगा, उसके एक वायर के एंड को यहाँ कनेक्ट करूँगा, दूसरे एंड को यहाँ कनेक्ट करूँगा, एंड द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर विल गिव मी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि हमने वोल्ट मीटर को इस सिस्टम में यूज़ करना है तो एक पोटेंशियल तो जिंक के मेटल पे होगा, ओके, और दूसरा पोटेंशियल कहाँ होगा, इलेक्ट्रोलाइट में। और किस पोजीशन पे होगा, बिल्कुल मेटल की बाउंड्री के क्लोज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है वो बिल्कुल बाउंड्री पे हो रहा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो मेटल इलेक्ट्रोलाइट की बाउंड्री पे आएगा। ओके, सो इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ एटॉमिक लेवल्स। तो अगर मैं इस वोल्ट मीटर के एक एंड को यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में डालता हूँ और दूसरे एंड को मेटल पे डालता हूँ तो क्या ये रीडिंग शो करेगा, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं बट आगे सर्किट कंप्लीट नहीं है। और अगर इस वायर को मैं दोबारा इसी मेटल पे जोड़ देता हूँ तो वो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, क्योंकि मैं एक ही पोटेंशियल पे दोनों एंड्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो एक एंड को मेटल पे लगाने से और दूसरे एंड को इलेक्ट्रोलाइट में डालने से सर्किट कंप्लीट नहीं होगा एंड दिस वोल्ट मीटर विल नॉट गिव मी एनी रीडिंग। ओके, तो हम ये बोलते हैं कि हम इंडिविजुअल हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, बट वी कैन ओनली मेजर द डिफरेंस बिटवीन द 2 हाफ सेल पोटेंशियल्स दैट गिव्स द ई सेल। कि मेरे पास एक हाफ सेल है, अब इसी को मैं एक और हाफ सेल के साथ कनेक्ट करता हूँ, यहाँ साल्ट ब्रिज लगा दिया। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इस केस में क्या होगा, देखिए अब इसका पोटेंशियल E1 है, इसका पोटेंशियल E2 है। तो इस केस में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ई सेल, और ई सेल हमने पढ़ा ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो सपोज दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड, मान लेते हैं सब। तो अगर हम ये मान के चलें कि हमने कैथोड की वैल्यू को मेज़र करना है तो एनोड की वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं। ओके, एनोड को हमने
ज़ीरो मान लिया। तो अगर एनोड को हम ज़ीरो ले लेते हैं तो ई सेल किसके बराबर आ जाएगा? ई कैथोड के बराबर। ओके, तो ई सेल ही ई कैथोड हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जबकि दिस वैल्यू जो ई कैथोड को हमने ई सेल लिखा है, ये ई सेल है, ये उसका हाफ सेल का इंडिविजुअल पोटेंशियल नहीं है। ये हमने इस हाफ सेल को मेज़र किया है एक दूसरे हाफ सेल के रिस्पेक्ट में, और इसको ज़ीरो मान के चल पड़े हम। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलता हूँ कि किसी पॉइंट की हाइट जो है 5 मीटर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो 5 मीटर कहाँ से है, किस पोजीशन से है। तो इस पोजीशन को मैंने ज़ीरो हाइट लिया है, तो ज़ीरो के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट 5 मीटर्स पे है। ओके, बट इस ज़ीरो के नीचे भी तो कुछ और वैल्यू आ सकती है। तो दिस इज़ माई चॉइस कि मैंने इस पॉइंट को ज़ीरो लिया और इसके रिस्पेक्ट में बाकी की सारी डायमेंशंस को डिफाइन किया। तो उसी तरह से यहाँ पर एक हाफ सेल को मैं ज़ीरो मान रहा हूँ, और उसके रिस्पेक्ट में जो कैथोड का पोटेंशियल आएगा दैट विल बी इक्वल टू ई सेल, और ई सेल हमें एक्सपेरिमेंट में मिल जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर जब आप वोल्टमीटर की लगाओगे तो वोल्टमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी दैट विल बी द ई सेल। तो ई सेल को हम ई कैथोड लिखेंगे। तो आपको जस्ट ये याद रखना है कि हम इंडिविजुअल हाफ सेल का पोटेंशियल मेज़र नहीं कर सकते, बट हम दो डिफरेंट हाफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या आता है हमारे पास? ई सेल। ओके, अब देखते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो बेसिकली किस तरह से हम एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को ज़ीरो मानते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं। ओके, सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि बात कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड की, तो इट इज़ अ कन्वीनियंट रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसके रिस्पेक्ट में या जिसके रेफरेंस में हम बाकी के हाफ सेल्स का पोटेंशियल मेजर करते हैं। ओके, तो इट्स अ कन्वीनियंट रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगेंस्ट विच द पोटेंशियल्स ऑफ ऑल अदर हाफ सेल्स कैन बी मेजर्ड। ओके, तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखिए, तो एक कंटेनर में हमने 1 मोलर H पॉजिटिव आयंस लिए हैं। ओके, कि H पॉजिटिव आयंस आपके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से जनरेट किए जा सकते हैं, बट हमें क्या इंश्योर करना है कि H पॉजिटिव की जो कंसनट्रेशन है इट इज़ 1 मोलर, बिकॉज हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो सारी की सारी कंसनट्रेशंस प्रेशर्स हमें स्टैंडर्ड लेने हैं। तो स्टैंडर्ड कंसनट्रेशन 1 मोलर होती है। अब इसमें एक ग्लास के केसिंग में हम एक मेटेलिक वायर के थ्रू एंड पे प्लेटिनम फॉइल यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन प्लेटिनम फॉइल। तो ये आपने एक प्लेटिनम फॉइल ली, प्लेटिनम फॉइल के ऊपर आपने फाइनली डिवाइडेड जो पाउडर है प्लेटिनम का वो उसकी कोटिंग की हुई है। ओके, तो ये एक मेटेलिक वायर है और ये प्लेटिनम है, और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं 1 बार प्रेशर पे। तो देखिए, जो कंसनट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो भी स्टैंडर्ड 1 मोलर है, हाइड्रोजन गैस जो आप पास कर रहे हैं वो भी 1 बार के प्रेशर पे है। तो इसमें क्या होता है कि दिस हाइड्रोजन गैस गेट्स एड्जॉर्ब्ड ऑन टू द प्लेटिनम सरफेस। तो ये हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम मेटल के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगी, एंड दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद H पॉजिटिव आयंस। तो ये प्लेटिनम कहाँ पे है? H पॉजिटिव आयंस के साथ भी कॉन्टैक्ट में है, तो H2 भी इसके साथ कॉन्टैक्ट में है और H पॉजिटिव आयंस भी कॉन्टैक्ट में है। तो इससे क्या बनता है? इससे एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड फॉर्म होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेटिनम सॉलिड स्लैश H2 गैसेस स्लैश H पॉजिटिव एक्वस। क्योंकि देखिए, सॉलिड है, फिर गैस है, फिर एक्वस है, तो तीनों डिफरेंट फेज हैं, तो तीनों के बीच में वर्टिकल लाइन से हमने फेज बाउंड्री को डिफाइन किया है। तो ये जो एक हाफ सेल बनता है इसको हमने ज़ीरो पोटेंशियल मान लिया है। तो दिस इज़ आवर अजम्पशन कि ये रेफरेंस लेवल होगा और इसका पोटेंशियल ज़ीरो है। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्लेटिनम H2 1 ATM। ओके, तो 1 ATM प्रेशर पे है स्लैश 1 मोलर HCl, क्योंकि 1 मोलर HCl 1 मोलर H पॉजिटिव देगा और 1 मोलर Cl नेगेटिव देगा। तो Cl नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमें चाहिए कि H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है दैट इज़ 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2 गैसेस। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है,
क्योंकि जो इलेक्ट्रोड है इसके साथ H पॉजिटिव आयंस भी कांटेक्ट में है और H2 गैस भी कांटेक्ट में है, तो H2 गैस इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडाइज होके 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकती है। ओके, तो हम बोलेंगे कि बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, और फॉरवर्ड रिएक्शन में 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये रिडक्शन हो रही है। ओके, तो रिडक्शन में H2 गैस जनरेट होगी और ऑक्सीडेशन में H2 गैस कंज्यूम होगी और H पॉजिटिव बनेगा। तो इसके लिए हमने E0 0 लिया है। ओके, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर रिडक्शन पोटेंशियल 0 है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, 0, बिकॉज 0 का ऑपोजिट अगर आप नेगेटिव लोगे वो भी 0.00 आएगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ हमने E0 लिया है, इट इज़ नॉट E, दिस इज E0, मीन्स इट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल, बिकॉज आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में पोटेंशियल मेजर कर रहे हो, तो दिस इज E0। ओके, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो अगर ऑक्सीडेशन के लिए 0 है तो रिडक्शन के लिए भी जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी 0। अब आप ये सोच सकते हैं कि रिडक्शन के लिए H पॉजिटिव तो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, राइट? तो देखिए, जब रिडक्शन होगी, अगर इस हाफ सेल में रिडक्शन हो रही है तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन किसी और हाफ सेल में होगी, तो दूसरे हाफ सेल में जब ऑक्सीडेशन होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इस वायर के थ्रू इस इलेक्ट्रोड तक पहुँचेंगे। ओके, इसीलिए हमने ये वायर कनेक्ट किया, तो ये वायर बेसिकली कहाँ जा रही है, ये दूसरे हाफ सेल को कनेक्ट कर रही है। तो जब दूसरे हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे और यहाँ पर आके इस प्लेटिनम पे H पॉजिटिव रिड्यूस होगा। और दूसरे केस में अगर इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन करवानी है तो ये जो हाइड्रोजन गैस हम पास कर रहे हैं ये प्लेटिनम के सरफेस पे ऑक्सीडाइज होगी और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तब वो 2 इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे, तब जो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और यहाँ से वो दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये एनोड होगा तो दूसरा कैथोड होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ चलेंगे। तो दिस इज द वायर दैट कनेक्ट्स द 2 हाफ सेल्स। ओके, तो रिएक्शन कोई भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है, बट दोनों के लिए जो पोटेंशियल है दैट विल बी 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन। सो यू नोट इट डाउन एंड देन विल एक्सप्लेन कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किस तरह से हम बाकी के हाफ सेल्स के साथ यूज़ करके उनके पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं और उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में प्लॉट करते हैं।